नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम जो, हेलो, हाय, व्हाट्सअप। दिस इज प्रथम जायसवाल और आप देख रहे हैं क्रिस्टल इंडीज, जहां आप होते हैं क्रिस्टल क्लियर अबाउट एवरीथिंग। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा बहुचर्चित टॉपिक, एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर एक केस स्टडी लाया हूँ। इस टॉपिक के ऊपर काफी बातें हो चुकी हैं जब से सोशल मीडिया इमर्ज किया है और उससे पहले भी। और टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है। द एफ वर्ड। नो, नॉट दैट वन, दिस वन। तो फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है और इससे जुड़े लोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर लैंगिक समानता और जेंडर इक्वालिटी के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। और ऑब्वियसली इसमें वुमेन्स को मेंस के इक्वल ट्रीट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना शामिल है। आज ना जो एक नारी की आवाज में शक्ति दिखाई पड़ती है, आज जो एक हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो ना हमेशा से नहीं था। क्या है ना, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं हमें लगता है वैसा ही हमेशा से था। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भारत पहले गुलाम था, पर क्योंकि हम आजादी के बाद पैदा हुए तो हमें लगता है हाँ, भारत पहले कभी गुलाम भी था। मतलब हम अपने अंदर ले नहीं पाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा आदि। तो ठीक उसी प्रकार नारी सशक्तिकरण आदि बातें हमेशा से नहीं की जाती थी। आज हम ये बातें, इन बातों का सहारा ले सकते हैं क्योंकि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने मेहनत किया है। फेमिनिज्म एक मूवमेंट था। हम इस मूवमेंट के बारे में हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि इसके रूट्स अमेरिका में। तो आइए इसके इतिहास को देखते हैं। और इतिहास रटने में बोरिंग होता है, सुनने और समझने में तो मजा ही आता है। तो लेट्स हैव अ लुक। ये बात है मिड 19th सेंचुरीज की अमेरिका में। बैक देन वुमेन्स को वो सारे काम करने थे जो एक आदमी कर सकता था। वुमेन्स को ना एक्सपेक्ट किया जाता था वो अपने हस्बैंड से आज्ञाकारी रहे, उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिलता था, वो संपत्ति नहीं रख सकती, और चर्च में उन्हें बहुत लो पोस्ट पे रखा जाता था। और अगर वो कुछ कमाती भी है तो उसका डायरेक्टली अधिकार उनका हस्बैंड का होता था। अमेरिका आजाद हो चुका था और जो एक राइट जो सबसे तुच्छ से तुच्छ लोगों को भी मिलता था, राइट टू वोट, वो अभी तक वुमेन्स के पास नहीं था। वुमेन्स को वो सारे लॉज जो उनके फेवर में नहीं थे, वो सारे लॉज उन्हें चुपचाप सहन करने पड़ते। राइट टू वोट, यहां से शुरू होता है सारा कहानी और यहां से शुरू होता है वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। सफरेज यानी कि राइट टू वोट। वुमेन्स को ना ये रियलाइज हो गया था कि अगर उन्हें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया तो उनके आवाज को पर लग जाएंगे, उनके आवाज को एक नई बुलंदी मिल जाएगी बाकी इश्यूज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। माना जाता है मॉडर्न फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ जुलाई 1848 को सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क में। और ये जाना जाता है सेनेका फॉल्स कन्वेंशन के नाम से। कन्वेंशन यानी कि बहुत बड़ा मीटिंग। इस मीटिंग की लीडिंग चेहरा थी एलिजाबेथ कैरी स्टेटन। एलिजाबेथ कैरी स्टेटन समेत 5 मेंबर्स ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था और इसे एडवर्टाइज किया गया कि ये एक मीटिंग है टू डिस्कस द सिविल, सोशल एंड रिलीजियस राइट्स एंड कंडीशंस ऑफ वुमेन। ये इतिहास का पहला वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन था और ये पहला मूवमेंट था जो कि लीड करेगा वुमेन्स राइट्स की तरफ। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स। ये किताब है रिटन बाय अगेन एलिजाबेथ कैरी स्टेटन और ये आग्रह करता है कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कैसे वुमेन्स को एक सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था और सारा सफरिंग्स और इनजस्टिस इसमें समराइज किया गया है। अब चाहो तो इस किताब को पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, कोशिश करूंगा लगा देने की। ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि वुमेन्स की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। 15th अमेंडमेंट एक्ट, सिविल वॉर के बाद ब्लैक मेंस को राइट टू वोट मिल गया, पर वुमेन्स का कोई नाम ही नहीं था। स्टेटन बहुत गुस्सा हुई, वो क्रोधित हो गई। वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, कोई उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। मतलब अब 20वीं शताब्दी में घुसते ही ये वुमेन सफरेज मूवमेंट, सफरेज यानी कि राइट टू वोट, ये वुमेन सफरेज मूवमेंट एक अलग ही मोमेंटम पकड़ लिया। अब और भी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में लड़कियां संगठित होने लगी। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और हालात काबू में नहीं थे, तो अमेरिका के कुछ टेरिटरीज ने महिलाओं को मताधिकार देने का फैसला किया, पर अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अधिकार नहीं मिला था। 1912 में 15,000 सफरेज सपोर्टर्स सड़क पर उतर गए, पर जैसे जैसे उनके पॉलिटिकल पावर्स बढ़ रही थी ना, उन पर खतरा भी बढ़ते जा रहा था। 1913 में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अमेरिका के 28वें प्रेसिडेंट बने
और उनके राष्ट्रपति काल के उद्घाटन वाले शाम, यानी कि उन्हें उनके इनॉग्रेशन वाले दिन, करीब 100 से ज्यादा महिलाओं को घायल कर दिया गया वॉशिंगटन डीसी में एक सफरेज परेड के दौरान। और 1917 में 33 सफरेजर्स को अरेस्ट कर लिया गया जो कि व्हाइट हाउस के बाहर आंदोलन कर रही थी, और उन्हें दंडों से मारा गया और टॉर्चर किया गया बाय जेल गार्ड्स। के बाद एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एलिस पॉल, जो कि इस मूवमेंट की एक माननीय लीडर थी और नेशनल वुमेन्स पार्टी की फाउंडर थी, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया ताकि उनका हिम्मत टूट जाए और बाकी महिलाएं इनसे इंस्पिरेशन ना ले सके। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ ना जब क्विट इंडिया मूवमेंट के एक दिन पहले 1942 में सारे नेशनल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को, और ये नेशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। ठीक उसी तरह एलिस पॉल का अरेस्ट नेशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गया। एलिस पॉल सहानुभूति की पात्र बन गई और ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया कि अब ये सहा नहीं जा सकते। 1918 में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन सफरेज के सपोर्ट में आए और ये डिक्लेयर कर दिया कि वुमेन्स का वर्ल्ड वॉर 1 में काफी महत्वपूर्ण रोल्स रहा है और वुमेन्स का भी वोट्स काउंट होना चाहिए टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी। एंड फाइनली 1920 में 19th अमेंडमेंट एक्ट के तहत वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिल गया। अप्लॉज। पर सोचने वाली बात है, एक फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए लगभग 70 साल लग गए, क्योंकि समाज के बाकी वर्ग का मानना था कि वुमेन्स का राजनीति में भागीदारी का प्रोत्साहन मतलब कि समाज को कमजोर बनाना। वेल, अब तो वुमेन्स को राइट्स मिल गया, सो हैप्पी एंडिंग? नो, हैप्पी बिगिनिंग। ये था फर्स्ट फेज ऑफ वुमेन राइट स्ट्रगल। अब दूसरा लेयर स्टार्ट होता है। अब वो फोकस करती हैं इकोनॉमिक्स और रिप्रोडक्टिव इश्यूज के ऊपर, जैसे कि राइट टू सेव अबॉर्शंस, एंड वो अब शेल्टर्स का डिमांड करती हैं कि कमजोर और लाचार वुमेन्स के लिए। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अगर बात करूं तो जेंडर रोल्स अब आउटडेटेड नजर आता है। अमेरिका का बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि वहां पे पहले वुमेन्स हाउसवाइफ का रोल निभाते थे और मर्द मेन कमा कर लाते थे। अब ये काइंड ऑफ आउटडेटेड लगने लगा है। अब लेबर फोर्स में महिलाओं का भूमिका बढ़ने लगा है और केयर टेकिंग रोल्स के परे भी विकल्प खुलने लगे। तो ये सब मैं अमेरिका का सिनेरियो बता रहा था। अब इंटरनेशनल लेवल पर 1945 में यूएन की स्थापना होती है ताकि वर्ल्ड वॉर जैसा और कोई वॉर ना हो सके। उस समय एलेना रूजवेल्ट ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उसकी हेड थी। और वो कमेटी उस दौरान यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्राफ्ट कर रहा था। तो उन्होंने, ताकि दुनिया के नजर में आए, ताकि ये हाईलाइट हो, उन्होंने वुमेन राइट्स को अंडरलाइन करवा दिया। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वुमेन राइट्स का स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसके बाद 1946 में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एस्टैब्लिश किया गया, जो कि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करता है। उसके बाद 1975 में यूएन में पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुआ, जिसमें सिर्फ वुमेन्स के इश्यूज को डिस्कस किया गया। फिर इसके बाद 1975 से 1985 को यूएन डेकेड फॉर वुमेन डिक्लेयर कर दिया गया। एंड फिर 1979 में सीडीयू बिल को अडॉप्ट किया गया। सीडीयू बिल यानी कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को अडॉप्ट किया गया। एंड फिर 2010 में वुमेन्स के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही बन गया, यूएन वुमेन, जो कि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करता है। और अभी हम है 21st सेंचुरी में, और ये है फेमिनिज्म का थर्ड फेज। डिजिटल एज का राइज और सोशल मीडिया जैसे जैसे इमर्ज कर रहा था, अभी एक सिंगल वुमेन का वॉइस और भी ज्यादा तेज और क्लियर सुनाई देती है। जैसे कि #MeToo मूवमेंट, जो कि तराना बर्ग द्वारा एक पहल था सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ, वो ये दो शब्द आंदोलन का रूप ले लिया और ये पहली बार यूज किया गया था एक सोशल मीडिया माइस्पेस पर। तो ये था फेमिनिज्म का इतिहास, और ये थी वजह कि आज की लड़कियां अगर आवाज उठा पाती हैं तो उनको उनके आवाज को वैलिडेशन इनका स्ट्रगल देता है। महिला सुरक्षा में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। The first thing is to improve gender sensitization. Women director on every board. बहन और बेटियों को सुरक्षित रखेंगे। हम औरत को देवी इसलिए कहते हैं
क्या हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते? भारत में महिलाओं के प्रति सोच इसमें विश्व में दुनिया में ऐसा भ्रम फैलाया। भारत की ओर नजर डाले तो यहाँ पर भी कुछ फेमिनिस्ट का नाम आता है जिन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने का प्रयास किया। तो पहला नाम मैं लेना चाहूंगा सावित्री बाई फुले का। जी हाँ, वो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी और वो फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने वुमेन्स स्कूल एस्टैब्लिश किया इंडिया में, वो भी उस वक्त जब ये एक टैबू हुआ करता था, जब इस पर पाबंदी थी, जब वुमेन्स एजुकेशन पर पाबंदी हुआ करती थी। और आपको पता है इंडिया में लड़कियों को राइट टू वोट के लिए क्यों नहीं लेना पड़ा? जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहले ही राइट टू वोट का प्रावधान वुमेन्स के लिए बना दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। रविंदर कौर जिंदा जला दिया गया इन लॉज द्वारा। इनके इन लॉज ने इन्हें जिंदा जला दिया। और दहेज चाहिए था इन्हें, और दहेज चाहिए था। आज इनके वजह से हमारे पास एंटी डाउरी लॉ है। भंवरी देवी दलित सोशल वर्कर राजस्थान के सरकार के लिए काम करती थी और इनका काम था चाइल्ड मैरिज रुकवाना। एक रोज ये जाती हैं एक अपर क्लास फैमिली में चाइल्ड मैरिज रुकवाने, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो क्रोधित हो जाते हैं। एक दलित हमारे कास्ट से इंटरफेयर कर रही है, एक दलित हमारे विवाह रुकवा रही है। शी वॉज गैंग रेप्ड एंड उसके हस्बैंड को बुरी तरीके से मारा गया। फिर उसका केस कुछ एनजीओ द्वारा लिया गया और उनमें से एक एनजीओ था विशाखा जिन्होंने इनका केस लड़ा और फाइनली 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस बना। अगर आपसे मैं बात करूं ना, इंडिया में वुमेन्स को दबाया गया है कॉन्शियसली। एनएसएसओ का रिपोर्ट बताता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन मात्र 4% है, वहीं जबकि डेवलप्ड कंट्री में यही आंकड़ा 70 to 75% जाता है। इंडिया में 48% वुमेन्स है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का इम्पॉसिबल है अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया। इंडिया रैंक्स 120th in 131 nations in women workforce, says World Bank। इंडिया में वुमेन्स का 10% से कम इनकम और 1% से कम प्रॉपर्टी उनके नाम है। ऐसा कहते हैं कि पोर्ट्स में, जॉब में, द हायर यू गो द लेसर आर द वुमेन। आपको मैं एक बात एकदम एनालाइज करके बताऊं ना, तो इंडिया में या फिर कहीं पर भी वुमेन्स का शोषण नहीं होता, कमजोर का होता है। नारी हो, बेचारी नहीं बनो, मजबूत बनो, सशक्त बनो। और यही शायद कहना चाहती थी दिव्यांगना त्रिवेदी अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो द्वारा, जिन्होंने वीडियो बनाया था टुडेज फेमिनिज्म के ऊपर, जो कि बहुत वायरल हो गया था। Guys, Divyangna Trivedi this side, and today I'm here with this video which might trigger a lot of people, but it's not to offend anybody or the concept. And please यार, मतलब ये बोलना तो बंद कर दो respect women. Why? Just because you're a woman? How would you get respect just because you're of a particular gender? You will get respect when you learn it. तुम्हें क्या लगता है हर आदमी को respect मिलती है? नहीं यार, उनको भी जूते पड़ते हैं घर पे अगर कुछ काम नहीं करते हो, ठीक है? बट अगर यही चीज तुम्हारे साथ हो ना तो तुम फेमिनिज्म चिल्लाओ। वहां पर उनका काफी सारा पॉइंट्स डिबेटेबल हो जाता है क्योंकि उन्होंने विदाउट प्रिपरेशन वीडियो बनाया था। बट दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। इंदिरा नूई इसी देश से बाहर निकली पेप्सी कंपनी की मालिक। शहनाज हुसैन छोटे से परिवार से आती है, हर्बल प्रोडक्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा नाम कमाया। कल्पना सरोज 2 रुपए से 2000 करोड़ की कंपनी, ये कोई आम औरत है ही नहीं। मैं चाहता हूं आप इनका टेड टॉक सुने। टीना डाबी 2015 यूपीएससी एयर 1, 22 साल की उम्र में इतना नाम कमा लिया इस लड़की ने। ये लड़की कमाल है, माय फेवरेट। लोगों को देख सुनकर ना दिमाग ही खत्म हो जाता है। मलाला यूसुफजई 12 साल की लड़की, टीवी इंटरव्यू में खुला बोल दिया तालिबान की क्या औकात, वो लड़कियों की पढ़ाई रुकवा दे, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ूंगी। ठीक उसके कुछ ही दिनों बाद 2013 में 2 बंदूकधारी तालिबानी उसके स्कूल बस में घुस गए और पूछा कौन है मलाला। वो कहती है मैं हूँ मलाला। 3 गोलियां मारी, सिर से फटकर सीने में आ गई। एक 12 साल का बच्चा, उसे 3 गोलियां मारो और वो अपने आंदोलन को दुगनी रफ्तार से बढ़ा लेता है। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची। ये वुमेन्स के अंदर इमोशंस को सहने की क्षमता, पैशन, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मर्दों से। तो फक्र है, नारी बेचारी नहीं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि फेमिनिज्म शुडंट बी टर्न टू मैन हेटिंग।
वो क्या है ना, जितनी दफा कोई लड़की रात के अंधेरे में अपनी कदम निकालने में डरती है, उतनी बार बदनामी के छींटे हमारे दामन पर भी गिरती है। एक बहुत ही सटीक लाइन और एक बहुत बारीक लाइन है कि सारे मर्द एक से होते हैं, ये सच है, पर ये मर्द कहाँ हैं? सारे मर्द एक से होते हैं, ये सच है, पर ये मर्द कहाँ हैं? जिस निर्मम रेप की घटना पर हम रोते हैं, इनको दर्द कहाँ है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कर देना, और अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इस टॉपिक के ऊपर जानना चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। वो क्या है ना, वी आर प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी कंटेंट व्हेन नो वन इज लुकिंग एट अस, लिटरली नो वन इज लुकिंग एट अस। 250-300 लोग हमारा वीडियो देखते हैं, बट मुझे फक्र है कि उन 250-300 लोग जो जेन्युइनली हमारा वीडियो देखते हैं, उनको मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। एंड अपना मौजूदगी का एहसास जरूर दिला देना कमेंट बॉक्स में। थोड़ा तारीफ कर दो, थोड़ा बुराई कर दो, बट अपना मौजूदगी का एहसास जरूर दिला देना, अच्छा लगता है पढ़ने में। वॉचिंग क्रिस्टल इंडीज एंड दिस इज प्रथम जायसवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।